हेलो बच्चों, विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं के बाद आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के बारे में। देखो बच्चों, इसको पढ़ने से पहले कुछ मैं आपको अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आपने 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा था हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, नमक का मतलब क्या, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखो इनका मिश्रण किससे करते हैं। देखो H+, फिर आप क्या लगाते हो केमिस्ट्री में डैश, फिर क्या लगाते हो माइनस, लिखते हो ऐसे यहाँ पे ले लीजिए एग्जांपल Na+1, ठीक है, डैश लगाया Cl -1। तो देखो बच्चों, इनकी खास बात क्या है, ऐसे बहुत सारे अणु होते हैं जिनके अंदर जितना धनायन होता है उतना ही क्या होता है, ऋणायन होता है। अर्थात जितना धनावेश की मात्रा होती है उतनी ही क्या होती है, ऋणावेश की मात्रा भी होती है। जैसे भी H पे क्या लिखा हुआ है +1, तो Cl पे क्या है -1। तो ये जो 1 है ये तो क्या है, परिमाण है। ये तो क्या है, परिमाण है किसका, आवेश का। मैंने आपको पहले भी कहा था, जिसको आप क्या बोलते हो, वैलेंसी बोलते हो केमिस्ट्री में, संयोजकता उसे हम क्या बोलते हैं, वो क्या शो करता है, आवेश को शो करता है। तो ये जो 1 है इसको मान लीजिए मैंने क्या माना, Q। ठीक है, एक तरफ +Q है, एक तरफ क्या आएगा -Q। तो +Q का मतलब मान लीजिए मेरा बिंदु A पे क्या रखा हुआ है +Q, बिंदु B पे क्या रखा हुआ है -Q। फिर आपने यहाँ पे क्या बनाया, डैश केमिस्ट्री में क्या शो करता है, बंध को, बॉन्ड को। तो A और B के मध्य जो दूरी होगी उससे हम क्या लिखेंगे, 2a दूरी, या फिर D भी मान सकते हो। ठीक है, कई बुक्स में यहाँ पे D भी होता है। ठीक है, ध्यान दो। तो D दूरी ले लो या फिर क्या ले लो, 2a। जी क्या होती है, दोनों आयनों के मध्य दूरी या फिर बंध की लंबाई। तो देखो बच्चों, इस चित्र के आधार पे हमने इसकी परिभाषा दी है, किसकी, विद्युत द्विध्रुव की। देखिए कैसे, दो आवेशों का वह युग्म जिसमें आवेश समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के हों, ठीक है। तो वे सभी युग्म में वे सभी अणु जिनमें ऐसा होता है उन सभी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर ये हमारे केमिस्ट्री में भी था, अभी हमारे फिजिक्स में भी चल रहा है, तो इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है। देखो बच्चों, जब केमिस्ट्री में आप इनको पढ़ते थे आप लोग, तो आपने केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा होगा कि ये जो होते हैं आमतौर पे क्या होते हैं, लवण, ठीक है, सॉल्ट या फिर एसिड। ठीक है, आमतौर पे तो क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं कुछ, और कुछ क्या होते हैं, वीक भी होते हैं। मतलब हिंदी में पढ़ा होगा आपने प्रबल और एक क्या पढ़ा होगा, दुर्बल। ठीक है, दुर्बल लवण, प्रबल लवण, या फिर स्ट्रॉन्ग या फिर वीक। ठीक है, तो प्रबलता दुर्बलता का आपने पढ़ा होगा कि इनका क्रम पढ़ा होगा, ऑर्डर पढ़ा होगा कि ये द्विध्रुव इससे अधिक प्रबल है, या फिर ये इससे द्विध्रुव इससे क्या है, अधिक कम प्रबल है, वगैरह वगैरह। ठीक है, पर यहाँ पे हमारे फिजिक्स के अंदर क्या होता है बच्चों, ये जो द्विध्रुव है जो मैंने नीचे बनाया चित्र, ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर, क्योंकि इसमें क्या है, दो आवेश हैं। इसमें क्या है, दो आवेश, और हमें पता है कि आवेश का उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यह अणु जहाँ कहीं भी वातावरण में होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा, धनावेश भी और ऋणावेश भी। ठीक है, इसलिए फिजिक्स में रखा गया है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब कुछ बातें करते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। प्रत्येक द्विध्रुव के लिए एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। संकेत क्या होता है, स्मॉल p, छोटा वाला p। अब ये क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर ये वाला, और मेरे पास एक और छोटा मार्कर, चलो ये लीजिए आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कैप है, मेरे पास ये कैप मार्कर पेन हो गया। ठीक है, लंबाई अधिक किसकी है, इसकी है, लंबाई छोटी किसकी है, इसकी। तो इसे तोड़ना क्या होगा, आसान होगा, इसे तोड़ना क्या होगा, मुश्किल। मानते हो, मतलब जितनी दूरी कम होगी, जितनी लंबाई क्या होगी, कम होगी, उससे तोड़ना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा। तो देखो जैसे AB जो दूरी है, वे सभी अणु जिनके लिए AB दूरी का मान कम से कम होगा उन्हें तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। और जिनके लिए AB क्या होगा, महत्तम होगा, उन्हें तोड़ना क्या होगा, आसान होगा।
या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर ए बी दूरी बहुत कम है तो धनावेश और ऋणावेश बहुत पास में आएंगे, तो उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो अगर दूरी अधिक बढ़ाएंगे तो प्रबल आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो जो मात्रा है द्विध्रुव आघूर्ण की वो जो बल की जो मात्रा है उसको हम इंडायरेक्टली दिखाते किससे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण से। इसका सूत्र बनाया गया है आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा गुणा दूरी, किसके मध्य, दोनों आवेशों के मध्य। जैसे आवेश की मात्रा यहाँ भी दोनों में समान है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो यहाँ मैंने क्या ले लिया, लेट्स सपोज प्लस क्यू, गुणा करेंगे किससे, दूरी 2a से। ठीक है, जब किसी बुक में आप पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, q गुणा में क्या, d, तो बात क्या है, एक ही है। ठीक है, तो भूल में जाना है, चित्र आप पक्का ड्रॉ कर लेना वीडियो को पॉज करके। फिर देखिए कुछ बातें और करते हैं। पहली बात इसके मात्रक की बात करते हैं। देखो आपको हमेशा बता रखा है मैंने, मात्रक किससे आता है, सूत्र से आता है। तो ये क्यू क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, और दूरी है, बंध की लंबाई है, ये मीटर में काम आएगी, तो कूलम इंटू मीटर। ठीक है, आगे देखिए, अब बात करते हैं विमीय सूत्र की, विमीय सूत्र की। देखिए आवेश है, अपना जो पहला वाला पार्ट था अपना कूलम बल। ठीक है, उससे पहले आपको मैंने कहा था कि जो कूलम होता है आवेश जो है उसका विमीय सूत्र कितना होता है, A1 T1 गुणा होगा किससे, दूरी से, तो क्या आएगा L1, तो क्या बनेगा L1 T1 और A1। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र बन जाएगा। तीसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्या होता है, सदिश राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। ठीक है, क्योंकि इसकी भी क्या होती है, दिशा होती है। ठीक है, इसकी दिशा हमेशा क्या होती है, ध्यान देना, ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर। इसके लिए आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए। इस बात को हम कैसे याद रखेंगे, कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ये कोई बंदा है जिसको पैसों की आवश्यकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कहीं बैंक में गया या किसी दोस्त के पास गया, मान लीजिए मेरे पास ये बैंक है, मान लीजिए ये मेरे पास क्या हो गया, बैंक हो गया। ठीक है, इसे पैसों की आवश्यकता है, तो ये कहाँ जाएगा, बैंक के पास जाएगा। तो ये जो पर्सन है जब पैसे लोन लेगा बैंक से, तो ये क्या बन जाएगा, ग्राही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्राही। और जो बैंक है वो क्या बन जाएगा, दाता, डोनर, और ये क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर बन जाएगा। ठीक है, देखिए सेम कंसेप्ट है। केमिस्ट्री क्या बोलती है, जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, तो उस पर क्या आता है, ऋणावेश आता है। क्या आता है, ऋणावेश आता है। और जब कोई दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, तो उस पर क्या आता है, धनावेश आता है। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो कस्टमर है, ये जो पर्सन है, इसका और बैंक का संबंध कब बना, जब ये पर्सन किस तरफ गया, बैंक की तरफ गया। ठीक है, तो देखो इनके मध्य संबंध स्थापित कब होगा, जब ग्राही किसकी तरफ जाएगा, दाता की तरफ जाएगा। तो देखो सेम कंसेप्ट है, यहाँ आपके पास ऋणावेश है, जहाँ के पास क्या है, ऋणावेश। ठीक है, इसका संबंध धनावेश से कब बनेगा, जब किसकी तरफ जाएगा, धनावेश की ओर जाएगा। इसीलिए यहाँ हमेशा हम क्या दिखाते हैं, तीर की दिशा को दर्शाते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं, स्मॉल p, और फिर क्या लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। ये क्या शो करेगा कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है, या हम यूँ कहें द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो पहले पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे, उसमें क्या था, धनावेश और ऋणावेश से कैसे होती है, धनावेश से धनावेश की ओर। ठीक है, तो ई वेक्टर की दिशा कैसी थी, प्लस से माइनस की ओर। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत होती है। ठीक है, तो इसमें बच्चों यही ये छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, और आपको मैंने ये भी बता दिया, ये हमारे कोर्स में सिलेबस में क्यों पढ़ा जाता है फिर इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए बस इसमें लास्ट एक पॉइंट है, उस पर आप थोड़ा सा फोकस करना। आगे हमें करना क्या है, हम आगे हमारे कोर्स में 2 डेरिवेशन आएंगे छोटे से। देखिए एक तो क्या होता है बच्चों, द्विध्रुव को समझने के लिए, द्विध्रुव के बारे में अध्ययन करने के लिए हमने 2 प्रकार की अक्षें मानी है। क्या मानी है, अक्षें। इसमें एक तो क्या होती है, द्विध्रुव अक्ष। ठीक है, पॉइंट नंबर बी, एक क्या होता है, द्विध्रुव की निरक्ष। क्या होता है,
निरक्ष। ठीक है, जैसे इसका अर्थ क्या है, ध्यान दीजिए इसको हमने क्यों माना है ऐसा। जैसे मैथमेटिक्स आपने पढ़ रखी है 10th क्लास के अंदर। ठीक है, आपने मैथ में क्या पढ़ा होगा कि ये एक्स और यहाँ पे क्या होता है एच डैश, यहाँ पे क्या होता है वाई, यहाँ पे क्या होता है वाई डैश, यहाँ पे क्या होता है मूल बिंदु ओ। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए मेरे पास ये द्विध्रुव है। ठीक है, यहाँ पे धनावेश है, यहाँ पे क्या है ऋणावेश, और ये पूरा कितने दूरी है 2a। अगर यह द्विध्रुव ऐसे रखा जाए, इस एक्स अक्ष के अनुदिश रखा जाए, किस प्रकार से, इस प्रकार से, तो ये जो अक्ष होगी कौन सी एक्स एक्स डैश, उसे हम क्या बोलते हैं द्विध्रुव अक्ष बोलते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पे ऋणावेश रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है धनावेश रखा हुआ है। ठीक है, और पूरी दूरी कितनी है 2a। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास बिंदु a, यहाँ मेरे पास बिंदु क्या है b। तो देखिए हम कैसे बोलते हैं, वह अक्ष जिसके अनुदेश द्विध्रुव रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। या फिर वह अक्ष जो कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों को क्या करे जोड़े, वह अक्ष जो कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों को क्या करे जोड़े, उसे हम क्या बोलते हैं द्विध्रुव अक्ष बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए द्विध्रुव निरक्ष की बात करते हैं। देखो बच्चों, द्विध्रुव ये रहा, तो द्विध्रुव का जो मूल बिंदु होता है ठीक है ओ, वो अक्ष जो इससे पारित हो और लंबवत हो किससे, किसके द्विध्रुव अक्ष के, उसे हम क्या बोलते हैं द्विध्रुव की निरक्ष बोलते हैं। जैसे अगर द्विध्रुव कैसे रखा हुआ है, मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है नेगेटिव क्यू, सॉरी मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है प्लस क्यू यहाँ पे ऊपर माइनस क्यू नीचे, यहाँ मान लीजिए मेरे पास क्या है वाई वाई डैश, नीचे की तरफ मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है वाई डैश है। ठीक है, और मूल बिंदु यहाँ पे क्या है ओ है। तो देखिए इस बार जो द्विध्रुव है वो कहाँ रखा हुआ है वाई अक्ष के अनुदेश, तो इस बार जो वाई वाई डैश है वो तो क्या बन जाएगा द्विध्रुव अक्ष। लेकिन अगर इस बार द्विध्रुव के मूल बिंदु से गुजरे कौन एक लंबवत अक्ष, जो इस बार क्या बन जाएगी एक्स एक्स डैश, तो अब इस समय ये क्या कहलाएगी, इस समय क्या कहलाएगी द्विध्रुव की निरक्ष कहलाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वह अक्ष जो कि द्विध्रुव के अक्ष के क्या हो लंबवत हो तथा द्विध्रुव के मूल बिंदु से होकर क्या करे गुजरे, उसे हम क्या बोलते हैं द्विध्रुव की निरक्ष बोलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों एक और आया हुआ था बोर्ड एग्जाम में, पूछा गया था कि किसी भी द्विध्रुव में नेट आवेश या कुल आवेश कितना होता है। तो ध्यान दो बच्चों 0 होगा। तो कैसे, द्विध्रुव एक युग्म है, द्विध्रुव एक क्या है युग्म किसका धनावेश का और ऋणावेश का। तो देखिए उसने कहा है कि नेट आवेश या कुल आवेश, तो कुल आवेश में कितने आवेश हमारे पास है 2 आवेश है, तो इन्हें हम जब क्या करेंगे जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा 0 आएगा। या हम ये कहें कोई भी द्विध्रुव क्या होता है वैद्युत रूप से सदा उदासीन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे किसी भी द्विध्रुव के कारण कितनी तीव्रता उत्पन्न होती है। मतलब अगर यहाँ पे धनावेश रखा हुआ है और यहाँ पे क्या रखा हुआ है ऋणावेश, तो यह आवेश कितनी तीव्रता उत्पन्न करेगा और यह आवेश कितनी तीव्रता उत्पन्न करेगा, तो कुल तीव्रता कितनी होगी इसके वजह से भी और इसके वजह से भी। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका डेरिवेशन विथ न्यूमेरिकल्स। ठीक है।